जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी बुक है, पिनेकल की ये जो बुक है जिसका 5th एडिशन है, इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और जिसके अंदर मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ और साइंस का केमिस्ट्री का जो सेगमेंट है वो आपका चला हुआ है। ये जो बुक है सारी की सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, सीपीओ का या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीसीएस हमेशा पैटर्न को रिपीट करती है और इस बुक में जितना भी कंटेंट दिया गया है सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। और हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को कर सकें। तो ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है और ये सेशन दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को और देखते हैं क्वेश्चंस की सीरीज को। आज का जो केमिस्ट्री चली हुई है और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं हम कर रहे हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, एट व्हाट टेम्परेचर इज मिल्क बॉइल्ड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स इन पास्चुराइजेशन प्रोसेस। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है पास्चुराइजेशन, नाम तो सुना ही होगा इसका आपने कि पास्चुरीकरण हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, घरों में भी करते, घरों में तो नहीं करते हैं, पास्चुराइज हम वैसे ही गर्म कर लेते हैं। देखिएगा आपने ये तो सुना होगा कि दूध जो होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर आप दूध को माइक्रोस्कोप से देख लो ना तो आप दूध नहीं पी पाओगे क्योंकि उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो उस दूध के अंदर से बैक्टीरिया को ख़त्म करने की का जो प्रोसेस होता है उसको हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। यानी कि दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया मौजूद हैं उनको आपको ख़त्म करना है, दूध को गर्म नहीं करना है, केवल बैक्टीरियाज को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसमें 15 से 30 सेकंड तक हम दूध को गर्म करते हैं। किस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं? तो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। एक बात याद रखिएगा, पास्चुराइजेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि टाइम अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपको जो टेम्परेचर जो है, टाइम बढ़ाने पर आपको टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। अगर टाइम घट रहा है तो टेम्परेचर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। मान के चलो आप केवल 1 से 5 सेकंड में जो है मिल्क का पास्चुराइजेशन करना चाहते हो तो अगर टाइम यहाँ पर 1 से 5 सेकंड दे दे एग्जामिनर तो आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा दे दे, सॉरी टाइम कम दे दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर टाइम बढ़ा दे, मानकर चलो आपसे कह दे कि 1 मिनट कह दे, 1 मिनट कह दे, तो उस टाइम पर आपको पास्चुराइजेशन के लिए किसको घटाना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। हालांकि एग्जामिनर इतने लेवल का क्वेश्चन कभी भी नहीं देता है और नहीं अभी तक दिया है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा पास्चुराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फिक्स 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो या टाइम अगर आप बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, अगर टाइम घटा रहे हो तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों का जो मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 72 डिग्री सेल्सियस टाइम हमेशा देगा एग्जामिनर। अगर टाइम ना भी दे तो ये आपका आइडियल पास्चुराइजेशन होता है। जो आइडियल क्या होता है, आइडियल होता है 15 सेकंड तक 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करने पर दूध में मौजूद सभी बैक्टीरिया जो हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और इसी प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। एक बात याद रखिए, पास्चुराइजेशन का मतलब गर्म करना नहीं होता, दूध को गर्म करना। बहुत से स्टूडेंट मिथ रहता है उनके मन में कि गर्म करना पास्चुराइजेशन होता है, ये गलत है। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड जो है वो पाया जाता है किसके अंदर भी, आपके
मिल्क के अंदर। और मिल्क के अंदर जो है आपका कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है प्रोटीन कौन सा पाया जाता है मिल्क में, तो मिल्क में जो है आपका कैसीन नाम का जो है प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क में लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बहुत फर्क है भाई इन चीजों में। लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एसिड लैक्टिक, कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, और प्रोटीन जो है आपका कैसीन पाया जाता है दूध के अंदर। दूध को हम कंप्लीट जो है डाइट के रूप में मानते थे पहले, लेकिन साइंटिस्ट ने बाद में दूध को कंप्लीट डाइट से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दूध में हर चीज मौजूद है सिवाय किसके भाई? आयरन एंड विटामिन सी के। दूध में केवल ये दो चीज ही नहीं पाई जाती और सारी चीजें जो हैं आपके दूध में मिलेंगी भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दूध में कौन से कंपाउंड नहीं पाए जाते हैं, तो आयरन और विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। दूध में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपका कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी कि दूध हड्डियों के लिए सबसे अच्छा सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हड्डियों की फॉर्मेशन यानी कि बोन की फॉर्मेशन आपके कैल्शियम से ही होती है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है यूजेनोल इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ। तो यूजेनोल किसका कंपोनेंट है? ये एज ए फैक्ट आप याद रखिएगा। एक केमिकल है जो आपके लौंग के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोव, जिसको हम बोलते हैं लौंग। मेनली टूथ एक के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो क्लोव एसेंशियल ऑयल होगा, यानी कि लौंग सुगंध तेल होगा। इसके अंदर जो है आपका यूजेनोल पाया जाता है। इसका काम क्या है यूजेनोल का या क्लोव का? तो आप याद रखिएगा, ये जो पिगमेंट पाया जाता है इसकी वजह से ही आपकी क्लोव के अंदर सुगंध होती है। जो सुगंध होती है वो इसी में होते हैं। यूज इसका कहाँ किया जाता है? मेनली मेडिसिन के लिए इस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं, या फिर इस क्लोव का हम यूज करते हैं। उस मेडिसिन का नाम क्या है, या फिर किसके लिए हम यूज करते हैं? तो टूथ एक के, यानी कि जो दांतों में दर्द जो होता है, जाड़ में दर्द होता है। मेनली आपने सुना होगा गांव वगैरह में लोग जब जाड़ में दर्द होता है तो लौंग को जाड़ के नीचे दबाते हैं। वो इसीलिए दबाते हैं क्योंकि लौंग के अंदर मौजूद यूजेनोल जो है ये किसके दर्द को? जाड़ के दर्द को खत्म करता है। एज ए केमिकल काम करता है, एज ए मेडिसिन जो है काम करता है। ठीक है, वैसे इसके अंदर सुगंध पाई जाती है, तो इसलिए सुगंध की वजह से इसका प्रयोग जो है हम फूड के अंदर करते हैं। फूड में चाय बनाने में भी करते हैं, बहुत सी चीजों में इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्टार्च इन पोटैटोज रिएक्ट विद डैश टर्निंग टू ब्लू कलर। देखिएगा हम ये रिएक्शन कर चुके हैं कि जब स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, या फिर ये भी क्वेश्चन आता है स्टार्च को किस सॉल्यूशन में जो है डिसोल्व किया जाता है, घोला जाता है, तो वो ब्लू कलर में हो जाता है। तो ये जो है आपका स्टार्च को जब आप आयोडीन सॉल्यूशन में रखोगे, आयोडीन में रखोगे, उस टाइम पर जो है स्टार्च किस में आ जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च का कलर, स्टार्च का कलर आपके ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन आपके 17th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि हैलोजन एलिमेंट है। ये हैलोजन एलिमेंट होने की वजह से ये टॉक्सिक होगा, क्योंकि सभी हैलोजन जो है आपके टॉक्सिक होते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। सॉलिड नॉन मेटल है। सभी नॉन मेटल जो हैं आपकी गैस में पाई जाती हैं, लेकिन ये जो है आपकी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। आयोडीन के पास जो है एक चमक होती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है भाई, आयोडीन नमक में पाया जाता है, नमक आयोडीन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये भी आपकी 17th ग्रुप के ही एलिमेंट हैं, सारे के सारे टॉक्सिक एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोबाल्ट थेरेपी, ये हम कर चुके हैं शायद। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कर कर हम कैंसर की जो अनवांटेड सेल हैं, जिनकी वजह से कैंसर हुआ है, उनको खत्म करते हैं। और उनको खत्म करने के लिए कोबाल्ट 60 के साथ हम गामा रे का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, कोबाल्ट थेरेपी इज मेडिकल यूज ऑफ डैश रेज
फ्रॉम द रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 इज ट्रीट कंडीशन सच एज कैंसर। तो हम कैंसर को पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बस आप इतना याद रखिएगा, कैंसर में जो एक्स्ट्रा सेल हो जाती हैं, कैंसर क्या है, कैंसर जो है एक्स्ट्रा सेल का होना ही कैंसर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछ लिया जाता है कि कैंसर किस ऑर्गन को या किस मतलब बॉडी के किस पार्ट को जो है डैमेज करती हैं, तो ये सेल से रिलेटेड रखती हैं, सेल को जो है एक्स्ट्रा ग्रो करवाती हैं। तो सेल एक्स्ट्रा ग्रो कैंसर कहलाता है। इन सेल को ख़त्म करने के लिए हम रेडियोथेरेपी या कोबाल्ट थेरेपी का प्रयोग करते हैं, जिसमें कोबाल्ट 60 के साथ हम गामा रे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गामा रे का प्रयोग करते हैं। गामा रे वो रे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट होती है। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो भी हाईएस्ट होगी, भेदन क्षमता भी जो है हाईएस्ट होगी, और ये अनवांटेड कैंसर की सेल को क्या करेंगी? खत्म करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन अच्छा है। डैश इज यूज टू गेट राइड इंडाइजेशन। ये मैं सभी करवा देता हूँ, ये मेडिसिन होती हैं। देखिएगा, हम मेनली कहते हैं कि बुखार हो गया हमें, तो फीवर की मेडिसिन लेने जाते हैं हम, तो आप कहते होगे कि सर जी जो है आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाओगे तो कहोगे कि पैरास्टामोल दे दो। पैरास्टामोल एक साल्ट का नाम है, लेकिन जिस ग्रुप में बुखार की या फीवर की सभी मेडिसिन रखी गई हैं उस ग्रुप को क्या कहते हैं? जिस ग्रुप में पेन की, अब पेन की बहुत सी मेडिसिन होती हैं, डिक्लोफेनेक है, पायरोक्सिकेम है, न्यूमोसलिड है, और भी बहुत सी हैं, लेकिन जिस ग्रुप में हम इन सभी पेन की मेडिसिन को रखेंगे उस ग्रुप को क्या कहेंगे? तो मेडिसिन के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पहला है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब जहां पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम ना करे, और इंडाइजेशन का रीजन जो होता है वो होता है एसिडिटी बनना। इंडाइजेशन का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में एसिडिटी का बनना, एसिडिटी होना, या फिर जो है आपका खाया हुआ जो भी आप फूड अंदर लेके जाते हो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उसका रीजन ही डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड और बेस के बीच में जो संयोग है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो एंटाएसिड होगा। क्या होगा? एंटाएसिड। जब इंडाइजेशन हो जाता है तो हम एंटाएसिड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एंटाएसिड में सबसे बेस्ट एंटाएसिड जो है वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया का दूध जिसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसी से आपकी इन्नो बनती है और इसी से आपकी जो है डाइजीन बनती है, और ये जो है आपकी एंटाएसिड कहलाती हैं। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो आप ओमेप्राजोल यूज करते होगे। ओमेप्राजोल मेडिसिन का नाम है। रेनिटिडीन है, रेनिटिडीन है, ये जो मेडिसिन है ये आपकी एंटाएसिड मेडिसिन है। एंटाएसिड का पता चल गया। ये सारी मेडिसिन जो हैं इंडाइजेशन को क्या करती हैं? ठीक करती हैं। इधर पहली है एंटीबायोटिक। यहां पर देखिए एंटीबायोटिक क्या करती हैं? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती हैं। किसको मारती हैं? बैक्टीरिया को किल करती हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं। लेकिन बैक्टीरिया कौन सा? देखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इन्फेक्शन को ठीक करती है। इन्फेक्शन को, बॉडी इन्फेक्शन को ठीक करती है, ठीक करती है, ठीक करती है। सिंपल शब्दों में लिख देता हूं, क्योंकि इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसको ठीक करती है इंटरनली। ठीक है, हम एंटीबायोटिक के लिए रोक्सीथ्रोमाइसिन, जो ऑफ्लोक्सासिन, यानी कि लास्ट में जिनके सीन आता है, उन सभी मेडिसिन का जो है हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए, यानी कि इन्फेक्शन को इंटरनली ठीक करती हैं। एक होती है एनाल्जेसिक और एक होती है एंटीसेप्टिक। पहले मैं एंटीसेप्टिक बताता हूं। एंटीसेप्टिक भी इन्फेक्शन को ठीक करती हैं या बैक्टीरिया को किल करती हैं। किसको किल करती हैं? बैक्टीरिया किल करती हैं। लेकिन इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली क्यों लिखा है? क्योंकि ये बाहरी तरीके से, यानी कि बाहर से कैसे?
जैसे कि मेरे चोट लग गई, तो इस चोट को ठीक करने के लिए मैं एंटीसेप्टिक लगाता हूँ, डिटोल लगाता हूँ, लाल दवाई लगाता हूँ, कुछ भी लगाता हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं बाहर से जो घाव साफ करती हैं उनको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में फ़र्क होता है। दोनों बैक्टीरिया को मारती हैं, इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। वो एंटीबायोटिक इंटरनल इन्फेक्शन को ठीक करती है। मान के चलो आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन है, आपकी जो है इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, कहीं पर भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, तो उस इन्फेक्शन को जो है ठीक करेगी एंटीबायोटिक। लेकिन बाहर कोई चोट लगी हुई है तो बाहर से जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगी एंटीसेप्टिक। एक होती है अनल्जेसिक। अनल्जेसिक जो होती हैं इनको हम मेनली बोलते हैं पेन किलर। क्या बोलते हैं? पेन किलर जो है इनको बोलते हैं। जितनी भी दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि मेन जो है डाइक्लोफेनेक होती है, इसको सभी जानते हैं। डाइक्लोफेनेक जो होती है इसको सभी जानते हैं, ये एक पेन किलर मेडिसिन है। पायरोक्सिकेम भी है, पायरोक्सिकेम भी है, पायरोक्सिकेम भी है, ये भी आपकी पेन किलर मेडिसिन है। तो ये पेन किलर मेडिसिन होती हैं। कौन सी पेन किलर होती हैं आपको पता होना चाहिए। एक होती है एंटीपायरेटिक, ये इंपॉर्टेंट है भी, एंटीपायरेटिक। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी बला है? भाई जो मेडिसिन फीवर को ट्रीट करती है, फीवर को ट्रीट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहते हैं। अब आप एक बात याद रखना, जो मेडिसिन फीवर को ट्रीट करेगी वो पेन को भी ट्रीट करेगी, इसलिए इसको फीवर प्लस पेन ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है एंटीपायरेटिक मेडिसिन को। एंटीपायरेटिक में सबसे ज्यादा जिसका नाम आपने सुना है वो है पीसीएम, पैरास्टामोल जिसको हम बोलते हैं, पीसीएम। निमोसुलिड भी है, और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो फीवर के लिए यूज की जाती हैं, बुखार को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। एंटी एलर्जिक भी होती हैं जो एलर्जी ठीक करती हैं, जैसे कि सिनर्जिन है, जैसे कि सेट्रिजिन है, लेवासेट्रिजिन है, एविल है। ये सारी की सारी एंटी एलर्जिक होती हैं। अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती हैं। तो कुछ मेडिसिन की नॉलेज मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, कुछ की आप ले लीजिएगा। वैसे मैंने सभी दे दी हैं, एक और लिख लीजिएगा, एनएल जो है आपकी एंटी एलर्जिक और लिख लीजिएगा, जो एलर्जी को ठीक करती हैं, जिसमें आपकी लेवासेट्रिजिन, सेट्रिजिन, एविल, ये जो मेडिसिन आती हैं ये एंटी एलर्जिक होती हैं। और एक ट्रांसक्यूलिफर भी लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्यूलिफर मेडिसिन, प्रतिशीलक, इनको ट्रांसक्यूलिफर को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। ट्रांसक्यूलिफर ये ब्रेन को शांत करती हैं, ब्रेन शांत करने का काम करती हैं, ठीक है। तो किसी को अगर किसी टाइप की ब्रेन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ट्रांसक्यूलिफर मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है मेडिसिन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, ठीक है। इससे ज्यादा हम इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वेजिटेबल कंटेन्स ए केमिकल called anthocyanin that turns pink and reddish in presence of acid। एसिड की प्रेजेंस में जो आपका पिंक और रेडिश हो जाता है, उस केमिकल का नाम बताना है। टर्न पर्पल वेयर न्यूट्रल, और जब न्यूट्रल के साथ रिएक्ट करती हैं तो पर्पल हो जाती हैं। एंड टर्न ब्लू एंड ग्रीन वेन मिक्स विद एल्केलाइन यानी कि बेस के साथ, क्षार के साथ जब रिएक्शन करती हैं। 3 क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से निकल के आ रहे हैं। ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिसके पास एंथोसाइनिन केमिकल पाया जाता है? पहला क्वेश्चन, ऐसा कौन सी सब्जी है जिसके पास एंथोसाइनिन केमिकल पाया जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके ऊपर हम एसिड को डालते हैं तो वो पिंक हो जाएगी, पिंक या रेड हो जाएगी। न्यूट्रल को डालते हैं तो वो आपका पर्पल कलर दिखाएगी, और अगर बेस को डालते हैं यानी कि क्षार को डालते हैं तो ब्लू कलर दिखाएगी। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अब भी आप नहीं बता पाओगे तो आप कभी नहीं बता पाओगे। देखिएगा, इसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई थी, पहले क्वेश्चन आया था उसमें सभी एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। जैसे आपका लिटमस पेपर होता है, टर्मरिक होता है, और भी बहुत से मैंने बताए थे, सारे के सारी एसिड बेस जो है इंडिकेटर्स थे, जिसके अंदर आपकी जो है एक होती है रेड कैबेज, जिसको हम बोलते हैं लाल गोभी। तो लाल गोभी जो होती है ये वाली, ये जो एसिड बेस को बताती है, एसिड क्या बेस क्या है, जैसे आपका लिटमस पेपर बताता है, वैसे ही रेड कैबेज भी बताती है
जो कैसे बताएगी, इसके पास एक केमिकल पाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि लाल गोभी के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है एंथोसाइनिन। लाल गोभी का कलर लाल इसीलिए होता है, गोभी का कलर लाल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। और ये जो है इसके फंक्शन है। एक क्वेश्चन से हम 5-6 क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज टू मैन्युफैक्चर सोप? साबुन बनाने में, रेयन बनाने में, पेपर बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, डाई बनाने में और पेट्रोलियम बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहां से भी आपके बहुत से क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे कि ऐसे केमिकल का आपको नाम बताना है जिसमें इतनी चीजों को बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, मैं ऑप्शंस को नेगलेक्ट करना चाहूंगा पहले। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कर देता हूं, हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। एक बात बताओ, क्या बेकिंग सोडे का प्रयोग साबुन बनाने में हम कर सकते हैं? नहीं करेंगे। इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक बात बताओ, अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, वृंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। एक बात बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? ये एंटी सेप्टिक होता है, ये सॉरी एंटीसेप्टिक कह रहा हूँ, एंटी जो है आपके कीटनाशक होता है, ये कीटनाशक होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल करेगा। इसका प्रयोग हम वाटर प्योरिफिकेशन में करते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन में करते हैं। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर रहा हूं। यहां पर देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ये सारे केमिकल्स जो हैं इनकी नॉलेज आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कास्टिक सोडा जो है इट इज़ स्ट्रोंगेस्ट बेस, यह जो है स्ट्रोंगेस्ट बेस है, सबसे स्ट्रोंगेस्ट बेस जो है वो यही है। पीएच वैल्यू जो होती है इसकी 14 होती है, 14 होती है। और इसी का प्रयोग सोप, रेयन, पेपर, एक्सप्लोजिव इन सभी को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है वन लाइन में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे जो हैं ये बेस होते हैं जिनका प्रयोग, इन दोनों का मेनली, ये दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोप वगैरह बनाने में, एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने में, पेपर मार्केट में, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं ऑप्शन नेगलेक्ट करके आपको करवाता हूं ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें कि ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का जब हमें क्वेश्चन ना आ रहे हो। तो देखिएगा, विच रेड ऑर्गन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट एंड फ्रूट, रेड ऑर्गन पिगमेंट बात की गई है, ठीक है, स्पेशली कैरेट्स। तो ये ही आ गया भाई, कैरेट के अंदर, गाजर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? खेल खत्म। गाजर का लाल रंग जो है किसकी वजह से होता है? बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले से ही क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं। कलरफुल वेजिटेबल्स एक्ट द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट कैन बेनिफिट और ब्रेन, स्किन, लंग्स एंड आई हेल्थ। देखिएगा, क्वेश्चन और भी बन के आ रहा है यहाँ से कि एक रेड कलर पिगमेंट होता है जो किसी भी वेजिटेबल को लाल कलर देता है, मेनली कैरेट को यानी कि गाजर को, और वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर से जो मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसको खत्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ब्रेन, स्किन, लंग्स आदि के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसका नाम क्या है? तो कैरेट आपको खानी चाहिए, गाजर आपको खानी चाहिए, कैरेटीन आप करते हो, गाजर का लाल रंग कैरेटीन, तो उसका नाम है बेटा कैरोटीन, बेटा कैरोटीन। तो बेटा कैरोटीन इज द राइट आंसर। क्या है? बेटा कैरोटीन इज द राइट आंसर। तो ये सारे के सारे आपको केमिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये पहले से हम जो है, मतलब ये तो फैक्चुअल डेटा थे जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे आदम जमाने में, जब लूसेंट सपिड्डी का जमाना हुआ करता था तब क्वेश्चन जो है ऐसे आते थे। आज के टाइम पे लूसेंट सपिड्डी से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। एक ऑथेंटिक बुक आपको पढ़नी पड़ती है, एक लेवल की बुक पढ़नी पड़ती है जहां से आप एसएससी टीसीएस के क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पर बेटा कैरोटीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following artificial coloring agents is used in dietary supplements? Coloring agent है यानी कि कलर देता है, जो डाइटरी सप्लीमेंट में यूज हम करते हैं, सॉसेज में यूज करते हैं,
सोप्स में यूज करते हैं, ब्रोथ्स में यूज करते हैं। यानी कि इनका प्रयोग जो है हम सूप बनाने में, शोरबा बनाने में, बेकरी में, इन सभी में जो है इनका प्रयोग करते हैं। पढ़ लीजिएगा, तेल, समुद्री भोजन, मसाले, सॉस, फ्रेशनर, मिठाई आदि सभी में प्रयोग करते हैं। खेल खत्म यार। आपको उस पिगमेंट का नाम बताना है जो कलरिंग एजेंट है। खेल खत्म भाई। जो कलर देता है, जो कलर देता है उस पिगमेंट का नाम बताना है। तो आप ऑप्शन नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने इनका नाम ही नहीं पढ़ा होगा। ये ऑरेंज जी, ऑयल रेड जी, ये तो ऐसे ही नाम मतलब जो है ऑप्शंस बढ़ाने के लिए कर रखे हैं। ये कुछ नहीं है, ये किसी प्रकार के कलरिंग एजेंट नहीं है। और आपका जो क्विनोलिन येलो जो है ये आपका कलरिंग एजेंट है, जो भोजन को कलर देने में या फिर ब्रोथ्स को, सोप्स को, इन सभी चीजों को जो है कलर देने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्विनोलिन येलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज ए स्लो कुकिंग प्रोसेस दैट बिगिंस अराउंड 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक ऐसा प्रोसेस है, धीरे धीरे कुकिंग का प्रोसेस है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिमूव्स वाटर फ्रॉम द शुगर, जो शुगर से वाटर को हटाता है। एंड ब्रेक डाउन द शुगर इनटू द कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, और शुगर को कॉम्प्लेक्स पॉलीमर में ब्रेक डाउन कर देता है। विद स्वीट, नटी एंड बिटर टेस्ट, जिसकी वजह से एक अच्छा स्वीट, बिटर यानी कि और टेस्ट आता है इसमें। दस प्रोड्यूसेस द गोल्डन ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर, जो सुनहरे भूरे से गहरे भूरे रंग का उत्पादन करता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिएगा देखिएगा, 2-4 प्रोसेस दे रखे हैं, मैं सारे बता देता हूँ। यहाँ पर पहला जो प्रोसेस है वो जिलेटिनाइजेशन है। जिलेटिनाइजेशन है। जिलेटिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम स्टार्च जो होती है, स्टार्च को हीट देते हैं, गर्म करते हैं और उसको पकाते हैं, स्टार्च को पकाते हैं, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर हमें किसको करना है, शुगर को जो है उससे वाटर को रिमूव करना है। दूसरा देखो डेक्सट्रिनाइजेशन, डेक्सट्रिनाइजेशन में भी हम स्टार्च को ही करते हैं। एक देखिएगा मेलार्ड रिएक्शन, एसएससी टीसीएस द्वारा पूछी गई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हुआ करता था मेलार्ड रिएक्शन। जब हम स्टार्च की अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस टाइम पर एक बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को, या मेनली इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। स्टार्च का अमीनो एसिड या स्टार्च का प्रोटीन के साथ रिएक्शन। मेनली जो मांस पकता है, नॉनवेज जब पकता है, तो नॉनवेज में स्टार्च भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो पकने की वजह से उसमें एक अच्छी स्मेल आती है, सुगंध आती है, और उसके वजह से, और जो वो दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर मेलार्ड रिएक्शन भी नहीं होगी, यहाँ पर एक ही रिएक्शन बचती है, कैरामेलाइजेशन। कैरामेलाइजेशन क्या है, कैरामेलाइजेशन इज द रिएक्शन वेयर शुगर ब्रेक डाउन इनटू कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, ठीक है। शुगर ब्रेक डाउन होती है और यहाँ इतने टेम्परेचर पर जो है इसको कुक किया जाता है, स्लो कुकिंग। तो शुगर को धीरे धीरे कुक किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड एज व्हाइट पिगमेंट इन प्रोडक्शन सच एज टूथपेस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच मटेरियल। ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। ये आपका ओर है और डायरेक्ट याद आपको करना पड़ेगा कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये बनते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या है, एक वाइट कलर का पिगमेंट है जो टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। 2 क्वेश्चन टाइटेनियम डाइऑक्साइड से आप इस क्वेश्चन से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है बट थोड़ा भी दिमाग लगा लोगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेमन जूस कंटेन डैश, बस खेल खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वैसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। लेमन जूस क्या, लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है, आपको कुछ नहीं देखना, आओ देखना ना, ताओ देखना ना, सिट्रिक एसिड कर देना है। जितने भी श्योर सब्सटेंस हैं, खट्टे पदार्थ हैं, उन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है।
एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में पाया जाता है, ये विनेगर में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। फार्मिक एसिड जो होता है वो आंट के स्टिंग में पाया जाता है, और टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो आपकी इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही थी। अब कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, विच व्हेन मिक्स विद द बेकिंग सोडा रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम सिट्रेट causing द लिक्विड टू फिज एंड बबल। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे इससे, कुछ क्वेश्चन ही नहीं बन सकते। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है जिससे तरल में सनसनाहट और बुलबुले बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा यही बन सकता है कि सिट्रिक एसिड जब कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सिट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो उस टाइम पर जो है फिज एंड बबल बनेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, छोड़ो इसको। ठीक है, बिना बात के क्वेश्चन बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको आता है, एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। विच केमिकल कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, छोड़ दो क्या कंपाउंड है, लेकिन कुछ चीजें हिंट मिलेगी आपको पूरे। देखिएगा, टीसीएस की एक खूबी रही है, वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है, हमें केवल उसका आंसर पता होना होता है, यानी कि एग्जैक्ट पता होना होता है। लेकिन टीसीएस जब क्वेश्चन देता है थोड़ा लाइन में देता है, यानी कि 2-3 बातें उसके बारे में बताता है। अगर एक भी बात के बारे में आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। मान के चलो मुझे ये नहीं पता कि मैग्नीशियम सल्फर और ऑक्सीजन से कौन सा जो है आपका पिगमेंट बनता है, लेकिन ये पता है इज कॉमनली यूज एंड डिटॉक्स बाथ टू रिलैक्स मसल्स। हम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए नहाते हैं, रिलीव पेन को ठीक करने के लिए, शोल्डर नेक बैक एंड स्कैल्प का जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। चलिएगा, मैं थोड़ा हिंट देता हूं आपको, करने का तरीका बताता हूं। पोटास एलम है, तो ये तो पोटास एलम है तो के है, और एलम है तो सल्फेट है, तो यहां पर तो पोटासियम और सल्फेट सल्फर होगा। यहां पर मैग्नीशियम सल्फर पूछा है तो इसको तो काटो, इसको तो काटो। ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट जो होता है वो सोडियम का जो है एलोय होता है और होता है, तो इसको भी काटो, इसमें सोडियम होगा मैग्नीशियम नहीं होगा। ठीक है, 2 बच गए। एक रॉक साल्ट जिसको हम काला नमक कहते हैं, रॉक साल्ट मेनली NaCl को ही कहते हैं हम। एक बचता है एप्सम साल्ट जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं। सेंधा नमक मैग्नीशियम और सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका प्रयोग जो है हम डिटॉक्स बाथ के लिए करते हैं, डिटॉक्स बाथ के लिए, रिलैक्स मसल्स के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो एप्सम साल्ट होगा। तो अगर आपको इसका पता भी नहीं था तो भी आप जरूर करें, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करना जरूर सीखें कि हम ऐसे करके जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि साइंस में सभी को सब कुछ आता हो। जीएस और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप महारथी नहीं बन सकते हो, सब चीजें आपको नहीं आ सकती हैं। तो कुछ चीजों के ऊपर आपको थोड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी, थ्योरेटिकल पोर्शंस को अच्छा करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द सिस्टमेटिक नेम ऑफ विच कंपाउंड इज नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड दैट इज वाइडली यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड एज ए फर्टिलाइजर एंड रेफ्रिजरेंट्स। किस यौगिक का व्यवस्थित नाम जो है वो नाइट्रोजन ट्राइहाइड्रेट है, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्रेट है, जिसका व्यापक रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा उर्वरक और प्रशीतक बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो हमें पता है पोटास क्या है, पोटास जो है वो पोटासियम है। ये यहाँ पर तो पोटास है तो पोटासियम होगा ही होगा, यानी कि के जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा, कुछ दे रखा क्या इसमें, मर्टिलाइजेशन, हाँ दे रखा ना, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड दे रखा है, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड दे रखा है, तो इसको तो हटाओ, हटाओ इसको। नाइट्रोजन ट्राई, वैसे तो जिस स्टूडेंट को पता होगा ना, नाइट्रोजन N ट्राइहाइड्राइड का मतलब 3 NH3, और NH3 किसका फार्मूला, अमोनिया का, डायरेक्ट मार दोगे आंसर। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला NH3, अमोनिया का जो केमिकल नेम जो है वो नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है। वैसे भी अगर नहीं पता तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो। अमोनिया का प्रयोग उर्वरक बनाने में और फ्रीज वगैरह में ठंडक जो होती है ना, प्रतिशीलक के रूप में, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यूरिया, यूरिया क्या है, NH2CO NH2, तो इसमें कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। फोस्फीन, फोस्फीन एक मतलब जो है केमिकल इसमें क्लोरीन होता है, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर बनता है आपका कौन भी, अमोनिया। वैसे आपको आंसर मिल ही गया था,
अगर आपको ये भी पता था ना, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड क्या होता है, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड NH3 होता है और ये अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एड पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्टिसाइड यानी कि जो आपके कीटनाशक होता है, ऐसे मानो कीटनाशक होता है, एंड फमीगेंट होता है जो, और कीटनाशक और फमीगेंट होता है फॉर सीरियल्स, यानी कि जो मतलब आपके अनाज जो होते हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड का काम करता है, कीटनाशक होता है, एंड एज इग्निटिंग एजेंट इन फ्लेयर्स, यानी कि जो फ्लेयर्स के अंदर जो है प्रज्वलन करने के लिए यूज होता है, उसका नाम क्या है। तो आपको ये करना पड़ेगा, इथोनिक एसिड, मैग्नीशियम बाइसल्फेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिएगा ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके देखते हैं। तो ऑप्शंस को नेगलेक्ट करेंगे तो इथेनोइक एसिड, और ऑप्शंस नेगलेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये तो हो नहीं सकता, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। H2O2 ये तो हो नहीं सकता, पेस्टिसाइड नहीं है ये, नहीं होगा, ऑप्शंस नेगलेक्ट नहीं होगा, आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा कि पेस्टिसाइड कौन सा है, फमीगेंट कौन सा है। तो ये जो है आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, क्या भी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर आप फैक्ट के रूप में याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको फैक्ट के लिए छोड़ देते हैं, हम फैक्ट के लिए कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी आपका सॉडस्ट इज यूज टू एडल्ट्रेट, यानी कि बुरादे का इस्तेमाल। अब एक बात बताओ भाई, जो आपका सॉडस्ट है इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। मुझे आता नहीं है ये क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं मुझे आता नहीं है, लेकिन आप भी दिमाग लगाओ, आपको भी नहीं आता है। ऑप्शन को नेगलेक्ट करो, मैं गारंटी देता हूं आपको नहीं आता है, फिर भी आप कर दोगे इसको। बुरादे में मिलावट करनी है आपको। बुरादा कैसा होता है, लिक्विड तो होता नहीं बुरादा, बुरादा तो सॉलिड क्रिस्टल होता है। सॉलिड क्रिस्टल है तो इसमें सॉलिड क्रिस्टल ही मिलाया जाएगा, ऐसा तो है नहीं आप इसमें विनेगर मिला दोगे, लिक्विड है। ऐसा भी नहीं है कि दूध को मिला दोगे, लिक्विड है। ऐसा भी नहीं है पनीर को मिला दोगे। भी ऑप्शन को तो नेगलेक्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। भाई हमें अगर ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता बुरादा क्या होता है। अब जो आपका सॉडस्ट होती क्या है, तो उसके अंदर क्या मिलाएं, पानी तो मिला नहीं सकते, मिलावट ऐसी करनी है पता ना चले। तो यहाँ पर जो है आपका कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जो है आपको मिला देना है। तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है, आसान था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इन इंडिया। स्टील बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, देखिएगा। चलिएगा इसमें भी मुझे शायद नहीं पता है, देख लेता हूं मैं। पहला है गाइनिंग, ओटाई। मुझे पता है ओटाई क्या होता है, लेकिन मान के चलो मैं ऑप्शन से करूंगा इस क्वेश्चन को। ब्लास्ट फर्नेस, आग की भट्टी। अब स्टील है, स्टील को शेप देनी है, स्टील को कुछ भी करना, आग की भट्टी की तो जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी भाई, आंसर राइट। पिग आयरन, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पिग आयरन में ही कार्बन मिलाकर स्टील बनाया जाएगा, ठीक है भाई। पिग आयरन में ही कार्बन मिलाकर, अब स्टील क्या है, लोहे के अंदर कार्बन मिलाकर स्टील बनाया जाता है, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। शेपिंग मेटल, धातु को आकार देना, बिल्कुल भाई। अब आकार नहीं दोगे तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग होगी कैसे, आकार भी दिया जाएगा। तो ऑप्शन नेगलेक्ट करके किसका यूज नहीं किया जाएगा, इसका यूज नहीं किया जाएगा, ओटाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गाइनिंग, वैसे मैं आपको बता देता हूँ गाइनिंग क्या होता है। कपास में से बीज निकालना गाइनिंग कहलाता है, यानी कि कपास की छटाई करना, कॉटन की छटाई करना गाइनिंग कहलाता है। तो ओटाई क्या है, कपास की छटाई है। तो ये कपास से रिलेटेड है, स्टील उद्योग से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर क्या होगा भी, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द अर्लियर 1980s एन एस्पेरेटिक एसिड कंटेनिंग डाईपेप्टाइड स्वीटनर, तो डाईपेप्टाइड स्वीटनर है ये, स्वीटनर का मतलब मिठा है, वाज डिस्कवर्ड दैट वाज अबाउट 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2000 गुना सुक्रोज से, आप ये मान सकते हो चीनी से 2000 गुना, चीनी से 2000 गुना मीठा है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वीटनर, इस स्वीटनर का नाम क्या है। तो इसको तो आप ऐसे ही याद कर लो भाई, जहर है प्योर प्योर। दिवालियों में देखा होगा, दिवाली वगैरह आती है ना, जब मिठाई बनती है, अब दिवाली में मिठाई बनेगी, अब इतनी मिठाई के लिए हम चीनी थोड़ी ना घोलेंगे, उसके लिए एक स्वीटनर होता है जिसका नाम होता है एलिटेम। क्या होता है, एलिटेम। सैकरीन भी होता है, एस्पेरटेम भी होता है। ये सारे के सारे केमिकल्स हैं जो बहुत स्वीट होते हैं। आप ये मान के चलो, अगर एक बूंद एक ड्राम में डाल दी, पूरे का पूरा ड्राम जो है चाशनी का बन जाएगा, इतने स्वीटनर होते हैं।
तो इसमें 2000 गुना पूछा है। देखिएगा सैकरीन तो 100 गुना मीठा होता है, 100 गुना मीठा होता है, 100 टाइम्स होता है, ये 100 टाइम्स होता है। और जो एस्पेरटेम जो होता है वो 200 होता है। और जो आपका एलिटेम जो होता है वो कितना होता है, 2000 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, तीनों बता दिए मैंने। 100 गुना सैकरीन चीनी से, चीनी या सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, आर्टिफिशियल शुगर है। आर्टिफिशियल शुगर कौन सी है, चीनी है, गुड़ है, ये सारी चीज, ठीक है। तो 2000 गुना स्वीटनर है किससे भी, चीनी से। तो वो कौन कौन है, सैकरीन 100 गुना है, एस्पेरटेम 200 गुना है, एलिटेम जो है वो आपका 2000 गुना है। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following compounds in petroleum can cause corrosion to parts of internal combustion engines and refineries? यानी कि पेट्रोलियम मिल्क में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बनता है? तो उसके अंदर जंग का कारण जो बनता है वो आपका सल्फर बनता है। कौन बनता है भाई, सल्फर जो है इसके अंदर जंग का कारण बनता है। आप वैसे ऑप्शन नेगलेक्ट करके देख सकते थे, आपका पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम ये सारे के सारी मेटल्स हैं, ठीक है। तो इसमें जंग का कारण जो बनेगा कंबसन के दौरान वो आपकी नॉन मेटल या गैस बनेगी, ठीक है, वो आपकी सल्फर रहेगी। तो सल्फर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई इज वाटर फ्लोराइडेशन which is controlled adjustment of fluoride to public water supply done? यानी कि जल में फ्लोराइडेशन जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है, क्यों किया जाता है? तो देखिएगा फ्लोराइड का नियंत्रण क्यों किया जाता है, एक बात बताता हूं मैं आपको। आपके टिथ जो होते हैं ना, टिथ दांत जो होते हैं, दांतों के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है इनामल, इनामल लेयर। और ये इनामल लेयर जो होती है वो फ्लोरीन की बनी होती है, फ्लोराइड या फ्लोरीन की बनी होती है, या फ्लोरीन या फ्लोराइड की बनी होती है, फ्लोरीन या फ्लोराइड की बनी होती है आपकी एनामल लेयर। अगर इसकी अधिकता होती है तो भी गलत है, टीथ खराब हो जाएंगे। इसकी कमी होती है तो भी टीथ खराब हो जाएंगे। यानी कि फ्लोरीन की अधिकता और कमी दोनों खराब हैं। अगर फ्लोरीन की अधिकता हो गई तो टीथ येलो हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पीले हो जाएंगे, और टिथ जो है बिल्कुल उनके अंदर से क्रैक आने लगेंगे, क्रैक आने लगेंगे मतलब जो है वो टूटने लगेंगे। फ्लोरीन की कमी हो गई तो एनामल लेयर खत्म हो जाएगी, यानी कि ये मेंटेन रहनी जरूरी है। तो यहां पर वाटर के अंदर आपका फ्लोरिडेशन क्यों किया जाता है, ताकि फ्लोराइड जो होते हैं, फ्लोरीन जो होता है वो आपका मेंटेन रहे, ताकि आपके टिथ जो हैं वो ठीक रहें। तो टू प्रिवेंट टूथ डीके, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, दांतों को क्षय होने से बचाने के लिए, यानी कि खत्म होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लोराइडेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यूरिया, यूरिया यूरिया का फार्मूला होता है CH2COCH2, इट इज यूरिया, ए कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। सर ये क्वेश्चन बन गया भाई आपका, व्हाट इज यूरिया? यूरिया एक CH क्यों कर दिया भाई, मैं भी NH2CO NH2, पीछे भी शायद मैंने CH2 तो नहीं कर दिया भाई, देख लेना भाई, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने CH2 कर दिया हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। NH2CO और NH2, ये जो फार्मूला नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होता है आपका यूरिया, इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया, अमोनिया क्या है, NH3। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पर अमोनिया को वो बनाना है, अब सोच के देखो कार्बन और ऑक्सीजन होना चाहिए, तो किसके साथ रिएक्शन करूं मैं, किसके साथ करूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं किसके साथ करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करूंगा, क्योंकि मुझे जो है कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश रेफर्स टू एन इन्वायरमेंट इन विच ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल। तो जहां पर ऑक्सीजन आसानी से मिलती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक, वायु है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं। और जहां पर वायु नहीं होती उसको हम एन एरोबिक बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम एन एरोबिक बोलते हैं। बहुत मतलब सिंपल ही क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा जो है वाटर पोल्यूटेंट नहीं है, वाटर को पोल्यूट नहीं करता है, सिल्ट,
प्रदूषक नहीं है। अब सिंपल सी बात है, ग्लेशियर जो हैं जिनमें बर्फ जमी हुई है वो प्योर वाटर है, उनके अंदर प्योर है। वास्तव में पीने का पानी जो सबसे ज्यादा जो है वो ग्लेशियर्स के अंदर ही है, ठीक है। जो ये नदियां आती हैं ना, ये नदी जितनी भी आती हैं ये ग्लेशियर का ही पानी लेके आती हैं। तो ये सारी के सारे ग्लेशियर जो हैं वो प्योर वाटर हैं, इनमें सभी में पीने का पानी है। पीने का पानी लगभग ग्लेशियर में ही पाया जाता है। लगभग 97 पॉइंट कुछ जो है वो बिना पीने का पानी है। 100% में से 97.2 है शायद बिना पीने का पानी है, और पीने का पानी केवल 2.7 है, 2.73 है, और उसमें से ज्यादातर जो है ग्लेशियर के अंदर है। ग्लेशियर में सबसे ज्यादा पीने का पानी है, उसका राइट आंसर ग्लेशियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द फ्लोकुलेशन मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट का मेथड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। फ्लोकेशन मेथड किससे संबंधित है, तो ये जो है वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर को प्योर करने से है। डैश केमिकल इज एडिड टू वाटर। एक बात याद रखिएगा, फ्लोकुलेशन जो होता है उसके अंदर जो हम फेरिक क्लोराइड का मेनली प्रयोग करते हैं। फेरिक क्लोराइड यानी कि पॉजिटिव आयन, वहां पर हम पॉजिटिव आयन प्रयोग करते हैं। एल्लम का यूज करते हैं, पोटास एल्लम का, तो वो भी पॉजिटिव आयन का यूज करते हैं। यानी कि उन सभी में जो है हम किन आयन्स का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन का प्रयोग करते हैं। का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। सी इज द राइट आंसर। नॉर्मली हम पानी को प्योर करने के लिए क्लोरीन गैस को डाल देते हैं, Cl गैस को डाल देते हैं, Cl2 गैस को डाल दिया और पानी प्योर हो जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसमें हम पूरा अच्छे तरीके से करते हैं, जिसको हम फ्लोकुलेशन बोलते हैं। और फ्लोकुलेशन में हम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल डालते हैं, जिसमें आपका फेरिक क्लोराइड सबसे मेन होता है, ठीक है। तो फेरिक सल्फेट भी होता है, फेरिक सल्फाइड भी होता है, फेरिक क्लोराइड भी होता है, और आपका एक जो है आपका शायद पोटास एल्लम ही होता है, पोटास एल्लम भी होता है, वो भी पॉजिटिव ही होता है। सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखते हैं हम। नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल कोएगुलेंट यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। किसका प्रयोग वाटर ट्रीटमेंट में नहीं किया जाता। एक बात याद रखिएगा, आपके जितने भी क्लोरीन से के कंपाउंड हैं उन सभी का प्रयोग हम करेंगे वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। क्लोरीन ही बैक्टीरिया को खत्म करेगा, इसका करेंगे, क्लोराइड का करेंगे, अमोनियम क्लोराइड का करेंगे, और एल्यूमिनियम सल्फेट का भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इसका क्यों करेंगे भाई, ये तो खराब गैस है, इसका तो हम प्रयोग करेंगे ही नहीं। वाटर ट्रीटमेंट करने में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यही पूछा ना। तो इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, उसका करेंगे नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नहीं करेंगे। तो ये थे आपके आज के 350 क्वेश्चन। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो ये सारे के सारे हमने कर लिए हैं। केमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन चला हुआ है, अब एवरीडे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।